नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत एक अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री के साथ बातचीत विफल होने के बाद आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल का आज 11वां दिन है। यह हड़ताल नियमितीकरण की मांग को लेकर है और इस बार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने यह कह दिया है कि मांगें पूरी होने पर ही हड़ताल टूटेगी। मामले को लेकर जेपी अस्पताल में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। होली के त्योहार पर मांग पूरी न होने पर इन्होंने होली के त्योहार का बहिष्कार भी किया है। प्रदर्शन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से बात की ईटीवी न्यूज संवाददाता पूजा माथुर ने। कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कल सीएम के साथ इनकी वार्ता थी जो पूरी तरह विफल रही और इन्होंने अब ये फरमान जारी कर दिया है कि कोई त्योहार ये नहीं मनाएंगे। होली का त्योहार है लेकिन उसका भी बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन की जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। क्या मामला है? कल सीएम के साथ आपने वार्ता की और वो विफल रही, उसके बाद आगे क्या आप लोग करने वाले हैं? हम लोगों का जो ये 19 तारीख से आज 11वां दिन है निरंतर अनिश्चितकालीन हड़ताल का। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण की मांग को लेकर ये हड़ताल शुरू की थी और सिर्फ नियमितीकरण होने पर ही ये हड़ताल ख़त्म होगी। शिवराज सिंह चौहान जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कल हमारी स्टेट हैंगर पर चर्चा हुई। उन्होंने इसके पहले कई बार आश्वासन दिए और पिछले चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र में भी था। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, रुस्तम सिंह जी और सभी बड़े जिम्मेदारों ने इसके पहले लिखित रूप से भी और मौखिक रूप से भी आश्वासन और मीडिया के सामने कहा था, विधानसभा में भी बीच में सबके कहा था। लेकिन वो आज सारी बातों को भूलकर हम लोगों के साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार अपना रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा कर्मियों को, जिस प्रकार से पंचायत कर्मियों को नियमित किया है, हम चाहते हैं कि संविदा स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को उसी प्रकार से कोई न कोई तत्काल नीति बनाए और नियमित करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 8 विभाग के प्रमुख सचिवों के अगुवाई में सामान्य प्रशासन विभाग ने 2013 में संविदा कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी नीति बनाई थी। अगर वो नीति ही लागू कर देते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम मील का पत्थर साबित होगा संविदा कर्मचारियों के जॉब के सुरक्षा के लिए और उनके शोषण के विरुद्ध हो रहे अत्याचार के विरुद्ध। नियमितीकरण की मांग को लेकर के ये जारी किया गया था प्रदर्शन, जो लगातार 11वें दिन भी जारी है। सीएम से वार्ता की गई लेकिन जो पूरी तरह विफल रही। उसके बाद मांग वही नियमितीकरण को लेकर अटकी हुई और इस बार इनकी लड़ाई जो है वो आर पार की है। नियमितीकरण की मांग जब तक सरकार नहीं मांगती ये हड़ताल जारी रहेगी। भले ही स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हों, व्यवस्थाएं ठप हो गई हों, लेकिन जब तक संविदा कर्मचारियों की मांग सरकार नहीं मांगती है इनका आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा संविदा कर्मियों ने ऐलान कर दिया है। कैमरा पर्सन अफजल के साथ पूजा माथुर, ईटीवी न्यूज भोपाल। और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश भर की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। हड़ताल का असर सीधा मरीजों और उनके परिवार वालों पर पड़ रहा है। जो मरीज अपना इलाज कराने अस्पताल आ रहे हैं उन्हें डॉक्टर तक पहुंचाने और वापस कैंपस के बाहर लाने का जिम्मा अस्पताल प्रशासन नहीं ले रहा। मरीज के परिवार वाले खुद अपने परिवार के सदस्यों को स्ट्रेचर पर लादकर इलाज कराते नजर आए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का नजारा हॉस्पिटल की अव्यवस्थित सेवाओं पर खासतौर पर देखने को मिल रहा है। जो पेशेंट्स हैं और जो परिवार वाले हैं, पेशेंट्स को परिवार वाले खुद लेकर के आ रहे हैं। क्या बात है, क्यों आप खुद से इनको लेकर के आ रहे हैं? कोई हॉस्पिटल में है नहीं, व्यवस्था है नहीं, क्या करें, छुट्टी का दिन है, आज छुट्टी का बोल दिया इसलिए लेके आ रहे हैं। किसी से आपने बोला कि बाहर तक पहुँचा दें? कोई था ही नहीं वहाँ पे, किससे बोलते? आप डॉक्टर से थोड़ी बोला जा सकता था। बिल्कुल, तो कोई मिल ही नहीं रहा है। जो संविदा कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर है और जो पेशेंट आए हैं वो उपचार कराने के बाद जब स्ट्रेचर से बाहर आ रहे हैं तो उनके घर वाले उन्हें खुद लेकर के आए हैं। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने पर और सीएम से वार्ता करने पर विफल होने पर संविदा कर्मचारियों ने ये हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। कैमरा पर्सन अफजल के साथ पूजा माथुर, ईटीवी न्यूज भोपाल। और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने भोपाल के जेपी अस्पताल में प्रदर्शन किया। वेतन विसंगति समेत बिना जानकारी वेतन काटने को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। 4 महीने से कटकर मिल रहे वेतन पर आपत्ति जताते हुए नाराज कर्मचारियों ने काम ठप कर रखा है।
में 108 एम्बुलेंस के पहिए थम गए हैं और स्वास्थ्य सेवाएं अव्यवस्थित हो गई हैं। आक्रोश सीधे तौर पर कर्मचारियों का ये निकल रहा है कि 4 महीने से इनका जो वेतन आ रहा है वो कट के आ रहा है और कोई भी संबंधित अधिकारी इस बारे में नहीं बता पा रहा है कि इनका वेतन काटा क्यों जा रहा है। क्या है पूरा मामला, हमसे ही जानने की कोशिश करते हैं। 108 के जो कर्मचारी हैं उन्होंने व्यक्तिगत आक्रोश जताते हुए काम को ठप कर दिया है। जी हाँ, कर्मचारियों का 4 महीने से बहुत ही ज़्यादा वेतन काट लिया गया है, जिसमें कि एक कर्मचारी का लगभग 6-7 हज़ार रुपये बनता है। और कंपनी द्वारा, प्रबंधन द्वारा हमको रिटर्न में लेटर दिया गया था कि 26 तारीख को आप लोग का पेमेंट डाल दिया जाएगा, लेकिन 26 तारीख को कर्मचारी का पेमेंट मात्र 997 रुपये ही डाला गया है। क्या मांग है आपकी? जो आपने काम ठप किया है वापस कब से शुरू करना है? वापस हम तो अभी कर देंगे, हमारा पेमेंट डाल दें, तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में कर्मचारी काम चालू कर देगा। तो वेतन विसंगति की जो इनकी मांग है, अगर वो सरकार तत्काल मान लेती है तो जो इनने आक्रोशित होकर के काम ठप किया है ये वापस से शुरू कर देंगे। और फिलहाल जो स्थिति बन रही है कि पूरे प्रदेश भर में, हालांकि ये औपचारिक हड़ताल तो नहीं है लेकिन हड़ताल का ही रूप कह लें, जो व्यक्तिगत आक्रोश जन जन तक पहुंच रहा है कर्मचारियों का, वो वेतन विसंगति को दूर करते ही इनकी भी हड़ताल जो है वो खत्म हो जाएगी और वापस ये काम पर लौट पाएंगे। कैमरा पर्सन अफजल के साथ पूजा माथुर, ईटीवी न्यूज भोपाल। और जबलपुर के ऋण वसूली विभाग ने इंदौर के पाटनी इंजीनियरिंग वर्क्स के डायरेक्टर सुशील पाटनी को 60 करोड़ रुपए का लोन और बकाया ना चुकाने पर गिरफ्तार किया है। इंदौर से सुशील पाटनी को गिरफ्तार कर जबलपुर लाया गया, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सुशील पाटनी और उनके 2 भाई सुमित प्रकाश, सुनील पाटनी और उनके पिता ने एसबीआई से 6 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसे ना चुकाने पर यह रकम ब्याज समेत बढ़कर 60 करोड़ रुपए हो गई है। लोन के पैसे ना चुकाने पर उनके ऊपर कार्रवाई हुई। इस मामले में उनके 2 भाई अभी भी फरार चल रहे हैं। अरेस्ट वारंट में आज श्री सुशील पाटनी जी को यहां हम गिरफ्तार करके लाए हैं और इनकी गिरफ्तारी इंदौर से की गई है। इन्होंने इनके ऊपर 2003 से 6 करोड़ 30 लाख रुपए बकाया था, जो करंट में 2018 तक बढ़ के 60 लाख रुपए हो गया, 60 करोड़ रुपए हो गया है। 6 करोड़ रुपए बकाया था, बढ़कर 60 करोड़ रुपए हो गया है। तो आज इनको अरेस्ट करके यहाँ पे लाया गया है। इनके 2 भाई सुमति प्रकाश और सुनील पाटनी, इन 2 के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट है, पर वो हमें दबिश दी गई, पर वो मिले नहीं, भाग गए दोनों। और पंजाब नेशनल बैंक में करीब 12,600 करोड़ के महाघोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी की 41 संपत्तियों को ईडी ने जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों की कीमत करीब 1,217 करोड़ रुपए है। आइए आपको ये बताते हैं कि क्या क्या है इन संपत्तियों में। अलीबाग में बने 4 एकड़ का फार्म हाउस जब्त कर लिया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित 231 एकड़ जमीन जब्त की गई है। तेलंगाना के रंगारेड्डी में 170 एकड़ में बना हार्डवेयर पार्क जब्त कर लिया गया है। तेलंगाना के हार्डवेयर पार्क की कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। PLMA के तहत 15 फ्लैट और 17 ऑफिस भी जब्त किए गए हैं। कोलकाता का शॉपिंग मॉल भी जब्त किया गया है। तो लगातार कार्रवाई जारी है और ये संपत्तियां जब्त की गई हैं। और मुंबई में वर्ली के BDD चौल में होलिका दहन के मौके पर नीरव मोदी का पुतला जलाया गया। नीरव मोदी PNB के महालूट कांड के आरोपी हैं और इस वक्त फरार हैं। BDD चौल में नीरव मोदी का पुतला करीब 58 फीट ऊंचा है और आज शाम ही इसका दहन किया जाएगा। और चेन्नई में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने आज जमकर हंगामा किया। ये कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पूर्व वित्त मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी से नाराज हैं। कार्ति चिदंबरम को बुधवार को CBI ने INX मीडिया केस में चेन्नई एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार किया था। और अब बात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक ऐसी परीक्षा की जिसमें अब तक के सबसे हाईटेक तरीके से धांधली की बात सामने आई है और जिसकी जांच CBI से कराने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है। CBI जांच और न्याय की मांग के शोर की सच्चाई जब सुनेंगे तो आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा और आपके ज़हन में सवालों के बवंडर होंगे। मसलन, क्या ऐसा हो भी सकता है? क्या ऐसा सच में हुआ है? अगर ऐसा ही होने लगा तो क्या होगा? ये सवाल क्यों उठेंगे? रिपोर्ट के आखिर तक समझ पाएंगे आप।
पहले ये जान लीजिए कि न्याय की मांग कर रहे ये छात्र हैं कौन। प्रदर्शन कर रहे छात्र एसएससी की सीजीएल की फेज 1 की परीक्षा पास कर चुके हैं। प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि फेज 2 की परीक्षा में हाईटेक धांधली हुई है। हाईटेक धांधली की जांच सीबीआई से कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। क्या है वो हाईटेक धांधली और कैसे पता चला इसका, बताएंगे आपको। पहले ये जान लीजिए कि सीजीएल परीक्षा क्या है और कैसे इसका आयोजन होता है। एसएससी की ओर से आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल में ग्रेजुएट हिस्सा लेते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2 चरणों फेज 1 और फेज 2 में आयोजित होती है। एसएससी की ओर से फेज 1 और फेज 2 दोनों परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने फेज 2 की परीक्षा में ही धांधली के आरोप लगाए हैं। वो धांधली क्या है, जानने से पहले सीजीएल परीक्षा की अहमियत समझिए। सीजीएल परीक्षा पास करने वाले इनकम टैक्स, कस्टम और एक्साइज के इंस्पेक्टर बनते हैं। ग्रुप बी ऑफिसर्स के तमाम पदों पर भर्ती सीजीएल परीक्षा के जरिए होती है। अब मुद्दे की बात, यानी हाईटेक ऑनलाइन फर्जीवाड़े। 3 बार डेट बदलने के बाद 17 से 22 फरवरी तक फेज 2 का एग्जाम हुआ। 21 फरवरी को मैथ्स की परीक्षा के आयोजन के साथ ही बवाल शुरू हो गया। पहले तो एसएससी ने 10:30 की परीक्षा का वक्त बदलकर दोपहर 12:30 पर कर दिया। दरअसल मैथ्स के पेपर के आयोजन से 45 मिनट पहले आंसर की सोशल मीडिया पर थी। आंसर की पहले वायरल होने की घटना पहले भी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जब द्वारका के रहने वाले सचिन चौहान नाम के लड़के का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर हुआ तो सबके होश उड़ गए। वायरल हुआ स्क्रीनशॉट एसएससी की परीक्षा के इंटरफेस का था। एसएससी की परीक्षा का इंटरफेस वो है जिसमें स्टूडेंट्स पेपर देते हैं। वायरल पेपर के साथ एनीडेस्क का एक लोगो भी नजर आ रहा है। एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर है जिससे दूर बैठकर कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है। पेपर ऑनलाइन था और दूर बैठकर कोई उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा था। मतलब साफ था, एसएससी की इस परीक्षा में हाईटेक धांधली हो रही थी। कोई दूर बैठकर कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा था तो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी डाल रहा था। प्रदर्शन कर रहे ये छात्र कह रहे हैं कि सारे सबूत तो एसएससी को दे चुके हैं, लेकिन वो सीबीआई से जांच कराने को तैयार नहीं। इंटरनल कमेटी से जांच की बात हो रही है। वो पेपर इस बाहर था, लीक था, जिसके हमारे के पास प्रूफ भी है। हमने वो प्रूफ ऊपर शो किए हैं। हमें रोज बहाने बना दिए जाते हैं कि हमें इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हमें उस फॉर्मेट में नहीं चाहिए। हमें ये बता दीजिए सर, क्या ये हमारी ड्यूटी है कि हम एविडेंस इकट्ठे करते रहें? कंप्यूटर जानने समझने वाले जानते हैं कि मुश्किल नहीं है कहीं से भी किसी और के कंप्यूटर में एंटर करना, लेकिन सवाल ये है कि बेहद सख्ती के बाद भी ये हाईटेक धांधली हुई कैसे? कैसे मुन्ना भाइयों तक कंप्यूटर के आईपी एड्रेस पहुंच गए? कैसे और कहां से कंप्यूटर में ऑनलाइन सेंधमारी हुई? और क्यों एसएससी इस मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराना चाहती? इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो यकीन मानिए ऑनलाइन एग्जाम के दौरान हैकर चंद सॉफ्टवेयर के जरिए न केवल किसी और का आंसर शीट लिख सकते हैं, बल्कि किसी का आंसर शीट बदल भी सकते हैं। और तो और कानों कान किसी को खबर भी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और एक बड़ी खबर इस वक्त राजनांदगांव से मिल रही है, जहां मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों ने शिकायत की है कि उनकी आंखों में दिक्कत हो रही है, ऑपरेशन में लापरवाही हुई है। ऑपरेशन के बाद तकरीबन 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आंखों में दिक्कत की शिकायत की है। असल में क्रिश्चियन अस्पताल में इन सभी लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। 40 लोगों का यहां पर ऑपरेशन हुआ था, लेकिन 30 लोगों ने यह शिकायत की है कि उन्हें अब आंखों में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है। और राकेश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, किस तरह की दिक्कत हो रही है इन लोगों को? जी राम, मैं आपको बता दूं कि लगभग 30 लोग जो हैं उनकी आंखों में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, दिखना कम हो गया है लोगों को, जो विजन था वो कम हो गया है लोगों का। तो कहीं ना कहीं खुजली हो रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कुछ दाने दाने से नीचे आंख के नीचे पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 30 लोगों का जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन था वो फैल माना जा रहा है। और इस मामले को दबाने के लिए जो यहाँ एक निजी अस्पताल है क्रिश्चियन फेलोशिप, वो पूरे मामले को दबाने के लिए इन मरीजों का
उपचार रायपुर में ले जाके किया गया कुछ तरीके से। यहाँ जब मामला बिगड़ा और उसके बाद लोगों को फिर से रायपुर से इलाज करा के यहाँ लाया गया है, उसके बाद भी रिजल्ट वही है जो पहले जो लोग बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं 40 लोग की आंखों की जो रोशनी के साथ वो खिलवाड़ हो गया है। राम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजनांदगांव से ये बड़ी खबर है, 30 लोगों ने ये शिकायत की है कि उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। कुल मिलाकर 40 लोगों का यहां पर ऑपरेशन किया गया था, लेकिन इनमें से 30 लोग ऐसे हैं जो अब शिकायत कर रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही बताई जा रही है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हुई है। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए एक अच्छी खबर है। साल 2017-2018 की तीसरी तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रही है, जो पिछली तिमाही में 6.5% के मुकाबले करीब 0.7% ज्यादा है। खास बात यह है कि भारत का ग्रोथ रेट चीन के 6.8% ग्रोथ रेट से ज्यादा है। जीडीपी ग्रोथ ने दिया देश को सुकून। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में बड़ी छलांग। भारत विश्व की सबसे तेज इकोनॉमी। तीसरी तिमाही में चीन को भारत ने दी मात। मूडीज के अनुमान पर लगी मुहर। जीडीपी की मंद पड़ती रफ्तार अब कुलांचे भरना शुरू कर चुकी है। साल 2017-18 की तीसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े ऐसे वक्त में आए जब पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ दिल्ली में मिशन 2019 पर मंथन कर रहे थे। और ये सरकार को राहत देने वाली खबर है। नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था को नुकसान होने की बात अब पीछे छूट चुकी है। और ऐसे में जब 3 केंद्रीय मंत्री देश की अर्थव्यवस्था का हाल बताने मीडिया से रूबरू हुए तो ये सुकून उनके चेहरे पर भी साफ दिखा। 16-17 में द इंडस्ट्रियल रेवेन्यू, द रेवेन्यू ऑफ द आईटी वाज $143 बिलियन। ये 17-18 में बढ़कर हो गया $154 बिलियन। आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में ये अपना लक्ष्य रखा था कि हम 108 से 117 सर्विसेज तक जाएंगे। अब ये साल पूरे होने वाला है, हम 116 पहुंच गए। तीसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े को बूस्ट करने में अहम भूमिका सर्विस सेक्टर ने निभाई है। आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर ने अपने लक्ष्य से आगे जाकर प्रदर्शन किया। ये छलांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2017-18 की दूसरी तिमाही में जीडीपी रेट 6.5% रही थी, जबकि इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी रेट महज 5.7% रही थी। पहली तिमाही में विकास दर के आंकड़े 13 तिमाही के निचले स्तर पर पहुंच गए थे और इसके लिए पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी को जिम्मेदार माना जा रहा था। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने साल 2018 में भारत की वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान जताया है। मूडीज के मुताबिक अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत अब दिखने लगे हैं। बहरहाल ये खबर इकोनॉमी के मोर्चे पर विपक्ष का वार झेल रही सरकार के लिए अच्छे दिन के संकेत से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब बात करेंगे होली की। ओल्ड एज होम में बुजुर्गों ने उत्साह और उमंग के साथ होली मनाई। बुजुर्गों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया। होली पर रंग लगाकर सभी ने अपने होली के पुराने दिनों को याद किया। बुजुर्गों ने ढोलक की थाप पर नाचकर गाकर खुशियां मनाई। बुजुर्गों का भले ही उनके अपनों ने साथ छोड़ दिया है, लेकिन आज बुजुर्गों ने अपने परिवार को भी याद किया। होली वाले अपने पुराने दिनों की यादें भी ताजा की। सारी पुरानी बातों को भुलाकर बुजुर्ग एक दूसरे के साथ अपनों की मस्ती में सराबोर नजर आए। और होली के एक दिन पहले ही इंदौर के देवी अहिल्या कैंपस में युवाओं ने एक दूसरे के साथ जमकर होली खेली और शुभकामनाएं दी। डीजे की धुन पर छात्राओं ने जमकर डांस किया।
और लुधियाना से भी होली की रंग बिरंगी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां लड़कियों की यूथ ब्रिगेड ने जमकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और होली की खुशियां बांटी। और चलिए अब आपको भोले बाबा की नगरी वाराणसी भी लिए चलते हैं। यहां होली से पहले लोगों पर होली का रंग चढ़ गया है और कुछ इस अंदाज में स्थानीय कलाकार होली के गीत गा रहे हैं। साली सड़ुआ इनके मनवा भीतर से फगुनवा में रंग रस रस बरसे फगुनवा में रंग रस रस फगुनवा में रंग रस रस बरसे लालू के लगा के ललका मुलायम के हरियर का स्मृति रानी के पियर स्मृति पियर का उठावा हो स्मृति रानी के पियर